Good morning, student. I'm Vikas sir, your science teacher. Today's I'm going to describe chemical reaction and equation from class 10th chapter 1. In class 10th chapter 1 chemistry, chemical reaction and equation. First of all, I'm going to introduce this chapter. In this chapter, chemical reaction and equation is studies. Introduction. Most of the substance around us undergoes various changes. Some of these changes are temporary with no new substance being formed. यानी कि हमारे चारों तरफ जितने भी substance हैं इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं. हम जहाँ हैं हमारे सराउंडिंग्स में हमारे चारों तरफ जितने भी substance है उसमें परिवर्तन होते हैं. Some of the substance this are temporary with no new substance being formed. यानी कि कुछ ऐसे चेंज होते हैं, कुछ ऐसे चेंजिंग होते हैं जिसमें नया सबस्टांस नहीं बनता है, जिसमें नया सबस्टांस फॉर्म नहीं होता है. दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. उसे हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं. यानी कि वैसे चेंज जिसमें न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं हो उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं. नेक्स्ट, इन सर्टेन अदर चेंज द न्यू सबस्टांस फॉर्म in which reactant lost its identity to form new substance called product. यानी कि कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट होता है वो एक न्यू सबस्टांस में चेंज हो जाता है. कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिएक्टेंट होता है उसमें न्यू सबस्टांस में चेंज हो जाता है और वो अपनी आइडेंटिटी को खो देता है. दी चेंज आर परमानेंट चेंज. उस तरह के चेंज को हम लोग परमानेंट चेंज कहते हैं. और वी वॉन्ट गेट द रिएक्टेंट बैक. उसमें हम लोग रिएक्टेंट को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं. यानी कि दो चेंजेस होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. हमारे चारों तरफ जितने भी वस्तुएं हैं उसमें दो तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें न्यू सबस्टांस नहीं बनता है. फिजिकल चेंज, ध्यान से नोट कीजिएगा इसको. फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें न्यू सबस्टांस नहीं बनता है और केमिकल चेंज वो होता है जिसमें न्यू सबस्टांस बनता है. फिजिकल चेंज टेम्परेरली चेंज होता है और केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है. फिजिकल चेंज में हम लोग वापस पहले वाली स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में पहले वाले पोजीशन को प्राप्त नहीं कर सकते. Next topic, chemical reaction. Chemical reaction is the process by which two or more substances react with each other to form new substance with different properties. यानी कि chemical reaction एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टांस मिलके, दो या दो से अधिक सबस्टांस एक दूसरे के साथ मिलके एक न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं. उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं. थैंक्स. अभी आप इसको नोट डाउन करो. नोट बोलिए. योर नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शन में हम लोग छोड़े थे थोड़ा सा. नेक्स्ट में है कि these are the following change to determine that the chemical reaction has taken place. यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ चेंजेस होती है. वो चेंजेस क्या है अभी हम लोग यहाँ ध्यान देंगे. नंबर 1, चेंज इन स्टेट. नंबर 2, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर. यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो जब दो या दो से अधिक सबस्टांस एक साथ मिलते हैं और एक नए सबस्टांस को बनाते हैं तब उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं. लेकिन जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत सारे चेंजेस होता है और वो चेंजेस आपके सामने दिख रहा है. चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट मीन्स क्या होता है, अवस्था.
यानी कि अवस्थाएं चेंज हो जाती है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेट चेंज होता है। जैसे कोई रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में हो तो लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड में हो तो गैस में हो जाएगा, गैस में हो तो लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड में हो तो सॉलिड में हो जाएगा, यानी कि इस तरह से चेंजेज होता है। नंबर 2, चेंज इन कलर, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कलर भी चेंज हो जाता है। मतलब क्या है कि रिएक्टेंट किसी और कलर का है, जब प्रोडक्ट तैयार हुआ तो वो किसी और कलर का हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से गैस भी बन के बाहर निकलता है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके टेम्परेचर भी चेंज हो जाते हैं। मतलब रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ अलग होगा लेकिन प्रोडक्ट का टेम्परेचर कुछ अलग हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अभी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन इज द symbolic representation of the chemical reaction in the form of symbol and formula। समझ में आ रहा? देखना है कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक ढंग है। केमिकल रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि केमिकल रिएक्शन को एक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंटेशन करना ही केमिकल इक्वेशन है। और वो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो सिंबल्स और फॉर्मूला के आधार पे। 9th क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स के फॉर्मूले को पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स के फॉर्मूले को पढ़ा है। उसी फॉर्मूले के आधार पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वही केमिकल इक्वेशन है। वेयर इन द रिएक्टेंट एंटिटीज आर गिवन इन द लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें रिएक्टेंट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यानी कि बाएं तरफ होता है, एंड द प्रोडक्ट एंटिटीज ऑन द राइट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट होता है वो दाहिने साइड में होता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये रिएक्टेंट हो गया जो लेफ्ट साइड में है, एरो मार्क्स के लेफ्ट साइड में है। और जो प्रोडक्ट तैयार हुआ यानी कि रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस बना वो प्रोडक्ट है और वो राइट साइड में है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट, तब तक आप इसको नोट डाउन करो। चलिए हम देखते हैं, पीछे वाला वीडियो तो आप उधार ही है, आप इसको भी नोट डाउन करें। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, लेकिन केमिकल इक्वेशन में भी होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अभी हम समझेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। The chemical equation that shows the chemical reaction needs to be balanced, यानी कि जो केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड सोज करता है उसे हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कैसे? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन occurs when the number of atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms in the product side। यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब उसका इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होता है, तो रिएक्टेंट के एटम का नंबर प्रोडक्ट के एटम के नंबर के अगर इक्वल होता है तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या है कि यहां पे हम लोग एक दो इक्वेशन लिखे, जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। मतलब क्या है कि ये रिएक्टेंट साइड हो गया और ये प्रोडक्ट साइड हो गया। तो रिएक्टेंट साइड में भी Zn एक है, इधर भी Zn एक है, यहां भी H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 है, इधर भी H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 है, S यानी कि सल्फर एक है, इधर भी सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन 4 है, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या है कि रिएक्टेंट साइड का एटम प्रोडक्ट साइड के एटम के इक्वल है, तब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट है 3Fe प्लस 4H2O। आप ध्यान देंगे कि यहाँ Fe के बगल में S लिखा है, इस S का मतलब है सॉलिड, मतलब यहाँ जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है। यहाँ लिखा हुआ है H2O, H2O मीन्स वाटर,
और G लिखा है, इसका मतलब ये गैसियस स्टेट में है, गैस के स्टेट में है। वाटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसीलिए यहाँ सिंबल्स के रूप में उसको लिख दिया जाता है कि वो किस स्टेट से रिएक्ट कर रहा है, सॉलिड से कर रहा है, लिक्विड से कर रहा है या गैस से कर रहा है। तो यहाँ जो आयरन है ये गैस से रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ 4H2 इक्वल टू Fe3O4 यहां बना रहा है Fe3O4, ये भी सॉलिड स्टेट है, प्लस 4H2। मतलब क्या, इसको हम देखें कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ 3Fe है, यहाँ पे 3Fe है, यहाँ पे 4 2 जा 8 यानी कि 8 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। मतलब क्या है, ये बैलेंस्ड है। अगर हम चाहें कि इसको कैसे बैलेंस किया गया इसको समझे, देखते हैं। इसी को हम लोग समझते हैं, ये वाला जो दिया गया है हम लोग इसी को समझेंगे, ये बैलेंस कैसे किया गया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग इसको अनबैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। तो Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अभी इसको हम लोग अनबैलेंस फॉर्म में लिखिए, अब इसको बैलेंस करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो नंबर ऑफ एटम ज्यादा रहता है उस पर ध्यान देना होता है। यहां ध्यान देंगे, यहां भी हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 है, इस पे ध्यान नहीं देना क्योंकि दोनों इक्वल है। क्या करो, सॉरी एक मिनट, यहां ध्यान देंगे, यहां उसको सबसे पहले लेंगे जो ज्यादा नंबर ऑफ एटम है। जैसे ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन कितना है 4, तो ये इधर भी होना चाहिए 4, लेकिन यहां 1 है, तो इसको 4 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां 4 लगाएंगे। ओके, जब यहां 4 लगाया तो ये ऑक्सीजन 4 हो गया, यहां भी ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन यहां 4 लगाने से ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। हाइड्रोजन हो गया 4 2 जा 8, यहां हाइड्रोजन मात्र 2 है, इसको भी 8 करना है, तो यहां भी हम लोग 4 लगा रहे हैं। ध्यान रहे, ये 4 हम इधर लगा सकते हैं, राइट साइड में नहीं, किसी भी कंपाउंड के पहले लगा सकते, किसी भी एलिमेंट के पहले लगा सकते, बाद में नहीं। यहां 4 हुआ तो ये 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अब यहां ध्यान देना है कि यहाँ Fe यानी कि आयरन 3 है, लेकिन यहां आयरन कितना है 1, तो यहां क्या हम 3 लगा सकते हैं, नहीं, यहां 3 लगा सकते, यहां लगाएंगे और ये आपका बैलेंस होगा। नोट करो।